Ratan Tata, a very shining example of compassion, integrity, and a very successful businessman, veteran industrialist, has passed away yesterday at the age of 82. Dronacharya IAS pays tribute to his remarkable life, and his legacy will live on forever in Indian hearts. Welcome to the Hindu newspaper discussion. Let us start the discussion for today. The very first article which is important for us is Union Cabinet gives nod for continuation of free fortified rice supply till December 2028. दिसंबर 2028 तक ये स्कीम आपकी जारी रहेगी. स्टार्ट कब हुई थी? 2022 में स्टार्ट हुई थी. मेजर फोकस क्या है इसमें? जो भी माल नरिश्ड आपकी पॉपुलेशन है उनको ट्रीट करना है. जैसे 2022 में NFHS दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये बताया दैट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया इंक्लूडिंग मेन, विमेन, चिल्ड्रन, राइट. तो उसको डील करने के लिए Union Cabinet has taken a certain step in the malnourishment, in the treatment of malnourishment through fortification of the rice. Fortification का मतलब क्या है कि जो भी विटामिन डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में और जो भी मिनरल डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में उसको आप फूड की हेल्प से फुलफिल कर पाएँ. आप बैलेंस्ड डाइट अगर नहीं ले पा रहे हैं तो जो भी डाइट आप ले रहे हैं उसमें सर्टेन जो भी आपको आयरन डेफिशिएंसी है या फॉलिक एसिड है या फिर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं. तो इसी के रिगार्डिंग ये आपकी स्कीम चलाई गई थी, राइट. एंड इसमें फ्री फोर्टिफाइड राइस विल बी प्रोवाइडेड अंडर ऑलरेडी गोइंग ऑन प्रोग्राम्स लाइक टारगेटेड PDS, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, PM पोषण एंड वेरियस अदर स्कीम्स. इसमें ध्यान देने वाली बात हमारे लिए ये होगी दैट इट इज़ 100% सेक्टर फंडेड, राइट. सेंटर फंड से इसका 100% सेक्टर स्कीम है. ये सारा का सारा फंड आपका सेंटर स्टेट ही देने वाली है, सेंटर गवर्नमेंट ही देने वाली है. देन वाई हैज़ राइस बीन चोजन एज द व्हीकल, आइडियल व्हीकल इसको क्यों चूज किया? बिकॉज राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट. इसमें अब मेजर बात क्या है कि फोर्टिफिकेशन आखिर किया कैसे जाएगा? जो भी हम बात करें एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने वाले हैं, विटामिन B12 को ट्रीट करने वाले हैं एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को हम ठीक करने वाले हैं. ये सारे फोर्टिफिकेशन होगी कैसे? तो जो भी आपके राइस होते हैं, जो टूटे हुए राइस जब मिलिंग प्रोसेस में ब्रोकन हेड राइस निकलते हैं उनको पहले पाउडर में बनाया जाता है एंड देन उसके अंदर प्री मिक्स एक आपका मिक्सचर होता है इन सभी विटामिन या मिनरल्स का, उसको मिलाया जाता है. देन सर्टेन प्रेशर, सर्टेन ह्यूमिडिटी, वाटर, मॉइस्चर, इन सब कंडीशंस को जो प्री आपकी कंडीशंस होती हैं, राइट, दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दिस फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स. इनको हम क्या बोलेंगे? फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स. इनको फिर मेजर जो राइस है, राशन है, उसमें मिला दिया जाता है एंड दिस राशनिंग इज 1:100 कि अगर आपका 100 चावल के दाने अगर आपके राइस नॉर्मल राइस के हैं उनसे एक दाना आपका किसका होगा? फोर्टिफाइड राइस का, राइट. तो रेशो जो है ये किसने सजेस्ट किया है? FSSAI ने ये रेशो सजेस्ट किया हुआ है 1:100. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा फोर्टिफिकेशन किसका किया जा रहा है? राइस का किया जा रहा है. क्या ये पेड फोर्टिफिकेशन है? येस, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट. ऑल्सो फोर्टिफाइड राइस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन बैलेंस डाइट नहीं ले पा रही है ड्यू टू देयर पॉवर्टी और सर्टेन अदर कंडीशंस, उनके लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. जो भी चावल आपको वैसे PDS में, मिड डे मील में या किसी दूसरी वेलफेयर स्कीम में मिलता था उसमें अब फोर्टिफाइड राइस देने का सुझाव दिया गया था 2022 में. 2024 तक हम उसको अचीव कर पाए हैं जो कि फेस्ड मैनर में था, लेकिन अब इसमें डिसाइड किया गया है दैट 2028 तक ये स्कीम आपकी कॉन्टिन्यू रहेगी, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके जी. Yes, this is important for you. 2 workers die cleaning the septic tank. Manual scavenging which has been banned in India since 1993. हालांकि उसमें फिर भी नंबर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का नंबर था उसमें एक राइज देखा गया, बट स्टिल इट वाज कॉन्टिन्यूइंग. एंड देन 2013 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग पर बैन लगाया जाए एंड उनकी रिहेबिलिटेशन. अर्लियर जो 1993 में आपकी एक्ट आई थी उसमें रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस नहीं था, लेकिन यहाँ पर 2013 की एक्ट में रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी दिया गया है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये केस स्टडी आपके लिए है, इम्पॉर्टेंट है. सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम्पल कि स्टिल इवन आफ्टर 2 एक्ट्स
सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक्ट्स को लागू करने के लिए बोला है, बट स्टिल वी सी सर्टेन डेथ्स फ्रॉम द क्लीनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक्स. Then moving on to the next article. Okay, here RBI holds rate at 6.5%. राइट, शिफ्ट स्टैंड्स टू न्यूट्रल. तो बहुत टाइम से, लगभग पिछले 10 बार से ही जो आपका रेपो रेट है दैट हैज़ नॉट बीन चेंज्ड, एंड अभी भी बस यही न्यूज़ आई है कि इसको न्यूट्रल ही रखा जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं रखा जा रहा है. तो यहाँ से आपके लिए अभी रेपो रेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा. व्हाट इज रेपो रेट? उस रेट पे, उस इंटरेस्ट पे जब RBI बैंक्स को लोन देता है तो वो रेट आपका 6.5% ही चलता आ रहा है पिछले 10 बार से. जब भी आपका MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी चेंज करती है तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि स्टिल इट हैज बीन कंटिन्यूइंग, अदरवाइज ये चेंज होता जाता है विद द राइज इन इन्फ्लेशन एटसेट्रा, बट स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग. राइट, अब इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है आज के न्यूज़पेपर में, दैट इज मोदी टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स. Modi to hold bilateral talks with leaders at ASEAN India Summit. Then here what is important for you? ASEAN is important and East Asia Summit is also important. 21st ASEAN India, right? तो ASEAN आपके लिए important रहेगा and आपके लिए East Asia Summit important रहेगी. यहाँ पे 2 मुद्दे आपसे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे इन समिट्स में, इन मीटिंग्स में, जो कि हैं म्यांमार में जो आपके एथिकल एग्रेशन हो रहे हैं अगेंस्ट द आर्मी, एंड एथिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एथनिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर विनिंग अगेंस्ट द आर्मी. लेकिन जो आपका साइड में दूसरा इशू है दैट इज रिलेटेड टू द साउथ चाइना सी, फिलीपींस, बिकॉज फिलीपींस इज अ मेंबर ऑफ आसियान एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ईस्ट एशिया समिट. तो उसमें फिलीपींस का जो कंसर्न है साउथ चाइना सी में चाइना का इंटरफेरेंस है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया जाएगा. राइट, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आसियान. तो आसियान वॉज मेड इन दी 1967. आसियान को 1967 में बनाया गया था फॉर दी 5 फादर्स, बाय दी 5 फादर्स. तो ये 5 फादर्स क्या हैं? 1967, 8 अगस्त 1967 में बनाया गया था वाया अ डिक्लेरेशन. उस डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं? बैंकॉक डिक्लेरेशन. राइट, ये आपको याद रखना है. जब भी आप आसियान का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मेंस में अटेम्प्ट करते हैं या फिर आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? आसियान से रिलेटेड है. और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन कब किया गया था? 1967 में. एंड 5 फाउंडिंग फादर्स, 5 फादर्स किसको बोलते हैं हम इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, दैट इज SP वेंट टू MIT. अब इसमें S क्या है? सिंगापुर, P क्या है? फिलीपींस, M क्या है? मलेशिया, I क्या है? इंडोनेशिया, एंड T फॉर थाईलैंड. तो SP वेंट टू MIT. तो बैंकॉक डिक्लेरेशन कितने नेशंस ने साइन किया था? 5 फाउंडिंग फादर्स ने साइन किया था, दैट इज SPMIT. इज इंडिया अ मेंबर ऑफ आसियान? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं एंड इन फ्यूचर भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो क्या आसियान का मेंबर है इंडिया? क्या आसियान का मेंबर है? तो आंसर इज नो. आसियान का मेंबर नहीं है. आसियान के हम डायलॉग पार्टनर हैं एंड वी हैव रीच्ड till summit level. So that is why this ASEAN India summit is mentioned here. Otherwise हम सिर्फ और सिर्फ ASEAN summit को attend करने जाते. It should not have been mentioned as ASEAN India summit because we are not the member of ASEAN but we are dialogue partner and we have reached up to a summit level. 1992 में पहली बार sectoral dialogue partner की तरह से इंडिया ने ASEAN को ज्वाइन किया था. बाद में 1995 में we attained the target of dialogue partner and उसके बाद 2002 में we reached at a summit level with ASEAN. राइट, तो आसियान के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज हैं. फाउंडिंग थे 5 एंड मोर क्या कितने ऐड हुए हैं? आपके 5 और कंट्रीज ऐड हुए. वो 5 और कंट्रीज कैसे हम याद कर सकते हैं? तो जब भी आप साउथ ईस्ट एशिया का मैप याद करते होगे आपको पता होगा कि 3 कंट्रीज बिल्कुल साथ में होती हैं, दैट इज लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम. ये आपने याद कर लिया. और 2 कंट्रीज कौन सी हैं? म्यांमार एंड म्यांमार के साथ ब्रूनेई. राइट, ब्रूनेई.
म्यांमार के साथ, और कौन सी कंट्री है, ब्रूनेई। सो आसियान इज इंपॉर्टेंट। आसियान मेजरली आपके कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करता है। इंडिया हैज हैड अ हिस्ट्री विद आसियान, कल्चरल ऑल्सो एंड ट्रेड ऑल्सो, राइट। इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये समिट रखी जाती है। नाउ वी विल मूव टू द ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट कब हुई थी? 2005 में पहली बार ये समिट बनाई गई थी। एंड इसमें इंडिया क्या मेंबर है? यस, बट ऑल्सो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर है? यस, इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर। जब 2005 में पहली बार ये समिट करी गई, इंडिया वॉज अ मेंबर, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है कि ईस्ट एशिया समिट जो होने वाली है उसमें इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर जब 2005 में पहली बार ये समिट करी गई थी। इसके मेंबर्स कितने हैं? 18 मेंबर्स है। इट हैज 18 मेंबर्स। तो 18 मेंबर्स कितने? 10 + 8 हम इसको याद कर सकते हैं। 10 कौन से? 10 आपके आसियान मेंबर्स हैं और 8 आपके डिफरेंट अलग नेशंस हैं। ये जो 8 मेंबर्स हैं इसमें आपको पेयर की तरह इसको याद कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट है, आप सोचोगे कि 18 नेशंस कौन याद करेगा, लेकिन इसमें बहुत सिंपल है क्योंकि 10 तो आपके आसियान के ही हैं और आपको बाकी सिर्फ 8 ही याद करने हैं। और एक बार अगर G20 से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ वेरी नेचुरल कि इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, राइट। तो इसको हम 8 को हम 4 पेयर्स की तरह याद कर सकते हैं, कंट्रीज की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक कैसे? ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पड़ोस में ही कौन है? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पड़ोस में कौन है? न्यूजीलैंड, राइट। दूसरा अगर हम देखें इंडिया की राइवलरी किसके साथ रहती है? चाइना के साथ। तो इंडिया चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, ये भी मिलते जुलते हैं, जापान एंड साउथ कोरिया एंड रशिया एंड यूएसए। तो ये आपकी अदर 8 कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट में। तो ईस्ट एशिया समिट और आसियान में क्या फ़र्क है? दोनों ही ईस्ट की तरफ है। तो एक तो इनका मेंबर का हो गया, एक इनका जब बनी थी वो तो 1967 की बनी हुई है आसियान, एंड ईस्ट एशिया समिट 2005 में। एक और इम्पॉर्टेंट जो इनमें डिफरेंस है, आसियान मेजरली फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कल्चरल टाइज एंड इकोनॉमिक टाइज, वेर एज ईस्ट एशिया समिट ये मेजरली आपकी पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिटिकल इश्यूज एंड जियो स्ट्रैटेजिक इश्यूज को डिस्कस करने के लिए करी जाती है। उसमें मेजरली कल्चरल टाइज को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। यू कैन ऑल्सो से कि इसमें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? पॉलिटिकल इश्यूज, राइट। तो ये इनमें मेजर हम डिफरेंस देख सकते हैं। आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट विल बी इंपॉर्टेंट टू यू, राइट। Then moving on to the next article, that is CCS, that is Cabinet Committee on Security deals for 31 MQ-9B। जब भी आपको ये न्यूज में दिखे, क्वेश्चन में दिखे, आपको पता होना चाहिए दिस इज UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जस्ट लाइक ड्रोन्स, है ना, उसमें कोई इंसान नहीं बैठा होता, उसको आपके स्टेशन से ही ऑपरेट किया जाता है। तो MQ-9B, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, MQ-9B रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बोल दिया जाएगा सैटेलाइट है, एस्टेरॉइड है, या कोई आपका मॉलवेयर है, या फिर आपका UAV है, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो आपको ये पता होना चाहिए MQ-9B इज अ unmanned aerial vehicle and also induction of सबमरीन्स में कौन सी सबमरीन्स हैं आपकी? SSN, दैट इज शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी क्या कोई SSN सबमरीन है? यस, वी हैव 2 सबमरीन्स विच वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया, दैट इज चक्रा 1 एंड चक्रा 2। दूसरी कौन सी टाइप की सबमरीन्स होती हैं? SSBN, जिसमें आपका शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर होता है। उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड के हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपके लॉन्च कर सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी। तो इन दोनों में मेजर फर्क क्या है? जो SSN है दैट इज डायरेक्ट अटैक सबमरीन, है ना, उसको हम अटैक सबमरीन की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन SSBN को हम स्पेशली किस में डालते हैं कि हम नेवी, हम वाटर, हम ओशन से या सी से हम हिट कर सके लैंड के ऊपर भी, बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज हाई होती है और उस रेंज को हम एक ट्रेजेक्ट्री को हम फॉलो कर सकते हैं और आप सी में रह के भी हिट कर सकते हो आप लैंड को, ठीक है। एंड साथ ही साथ सी टू सी तो वॉरफेयर हो ही सकता है। लेकिन जब आप SSN की बात करें, इसमें मेजरली क्रूज मिसाइल्स यूज होती हैं जो आपके डायरेक्ट अटैक ही कर पाएंगी। उसमें आपकी टॉर्पीडोज एंड आपकी जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो ही लॉन्च होती हैं। तो ये जो आपकी न्यूक्लियर अटैक नेवी में हम ऐड कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इंडिया हैज बिकम अ न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री। न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री क्या है कि हमारे पास आ जाएगी SSN, दैट इज सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी।
सेकेंड स्ट्राइक, कि अगर बाय चांस कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दे कोई दूसरी कंट्री, तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम रिटालिएट कर पाएं। अदरवाइज तो क्या हो सकता है कि बाय चांस एयर से या फिर लैंड से अगर आपने हमला कर दिया है, न्यूक्लियर अटैक कर दिया है, तो हम अब रिटालिएट कैसे करें? सारा न्यूक्लियर वॉरहेड, सारा तो सब कुछ खत्म ही कर दिया है सबने, राइट? मिलके अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा न्यूक्लियर अटैक से। तो लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए, वी आर नाउ न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री। मतलब क्या है कि हमारे पास एयरफोर्स और आर्मी में तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ही, अटैक की तो कैपेबिलिटी है ही, साथ ही साथ हमारे पास सी नेवी में भी न्यूक्लियर अटैक की कैपेबिलिटी है। तो जो ये सबमरीन्स हैं, दे ऐड टू दी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ट्रायड कैपेबिलिटी, ठीक है? तो SSN, दैट इज सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। न्यूक्लियर ट्रायड में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो इन द प्रीलिम्स दिस विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऑब्वियसली SSBN का यहाँ पे आपको दिया गया है, INS अरिघात सबसे लेटेस्ट एडिशन है, इसमें कमीशन में जो डाला गया है, एंड INS अरिहंत विच वॉज कमीशन इन 2016। तो SSBN के और SSN के आपके दो एग्जाम्पल्स हैं। अरिघात और अरिहंत आपके लिए SSBN के एग्जाम्पल हैं, और SSN में आपके SSN में आपके पास चक्रा 1 एंड चक्रा 2 दो मिसाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आशियान एंड जो आपका भी साइंस टेक का क्वेश्चन आपके सामने आया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। Trio wins chemistry Nobel for work. Every day we are discussing about the Nobel prizes. Nobel prize distribution चल रहा है, अक्टूबर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपके केमिस्ट्री में किसको मिला है? ट्रायो, 3 लोगों को मिला है। जो आपका नोबेल प्राइज है उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाफ हिस्सा जाएगा डेविड बेकर को, एंड द अदर हाफ विल गो टू डेमिस हैसाबिस एंड जॉन जंपर। इनकी 2 अलग अलग डिस्कवरी हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी में क्यों रखा गया? बिकॉज बोथ द डिस्कवरीज, बोथ द रिसर्चेस आर रिलेटेड टू द प्रोटीन, ठीक है? तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले डेविड बेकर की जो थ्योरी है, डेविड बेकर ने जो नोबेल प्राइज रिसीव किया है, ही हैज रिसीव्ड इट फॉर द कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। मतलब क्या है यहाँ पर कि किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से लेके, किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप प्रोटीन को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब क्या है? वैसे तो जो प्रोटीन बनता है उसको हम ब्रेक करते हैं, फिर हम अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है कि भाई अमीनो एसिड से ही आपका प्रोटीन बनता है, तो अमीनो एसिड के कौन से सीक्वेंस से ये प्रोटीन बना है, बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोटीन। हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज प्रोटीन, है ना? प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन में भी, इंसुलिन में भी, हर जगह फंक्शन करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग, मसल्स में तो हेल्प करता ही है आपका, साथ साथ पूरी दूसरी जो बॉडी फंक्शंस हैं उसमें भी हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन इटसेल्फ इज अ प्रोटीन, है ना? तो यहाँ पे आपके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या किया है कि हमें जो ऑलरेडी जो नॉलेज थी, हमें पता था कि अगर हमारे पास कोई प्रोटीन है उसको हम डीस्ट्रक्चर करते हैं, देन हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का सीक्वेंस बनाया हुआ है, अमीनो एसिड्स को किस सीक्वेंस में जोड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या डिस्कवरी, क्या ब्रेक थ्रू आया है कि जो ये सीक्वेंस है ये हम बताएंगे कि मान लो कोई डिजीज आपको पता चल गई है, उस डिजीज के लिए पर्टिकुलर कोई प्रोटीन आपको चाहिए, आपको ये पता है कि अगर इस प्रकार का प्रोटीन आपकी बॉडी में जाए तो इस डिजीज के साथ आप लड़ सकते हो, इस बीमारी को आप डील कर सकते हो। तो इसमें आपकी रिसर्च हेल्प करेगी, कंप्यूटेशनल डिजाइन। मतलब आप यहाँ पे डिजाइनर प्रोटीन, जैसे डिजाइनर वेयर होते हैं ना, जैसे आपके जो कपड़े होते हैं, शूज होते हैं, डिजाइनर होते हैं ना, बिल्कुल स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन को नजरिए में रख के वो बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार भी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, डिजाइनर प्रोटीन को स्पेसिफिक कोई डिजीज है, स्पेसिफिक कोई नीड है बॉडी की, उसके हिसाब से आप प्रोटीन को डिजाइन कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप अमीनो एसिड का सीक्वेंस बना सकते हैं, एंड देन इट विल मेक अ सर्टेन प्रोटीन विच विल हेल्प इन फाइटिंग विद सर्टेन डिजीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी रिसर्च साबित होने वाली है फ्यूचर में। आइए डिस्कस करते हैं सेकंड आपका जो भी सेकंड जो आपका ये नोबेल प्राइज मिला है, that is with the Demis Hassabis and Joan Jumper. It has been received for the protein structure prediction. इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन मतलब क्या है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस येस्टरडे भी डिस्कस्ड अबाउट फिजिक्स ऑल्सो, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की ही बात करी गई थी, और यहाँ पर भी आपका आर्टिफिशियल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल किया गया है।
राइट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो प्रोटीन आपकी बॉडी में है उसका स्ट्रक्चर हम जान सकते हैं और उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को या आपकी जो बॉडी की नीड है उसको, राइट तो ये दोनों ही जो आपकी रिसर्चेस हैं they were on the basis of protein. तो आपको याद रखना है प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी देने वाले हैं तो प्रोटीन इज इटसेल्फ इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो नोबेल प्राइज भी आपको पता होना चाहिए किनको मिला है. ओके जी, सो यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल योर सेल्फ ऑल्सो. एक बार आप खुद भी पढ़िएगा एंड रीड दी न्यूज़पेपर ऑल्सो. ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.